तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं रिकॉल क्वेश्चंस ऑफ एम्स पीएचडी एग्जामिनेशन। सो वो एम्स का पीएचडी एग्जामिनेशन हुआ था अप्रैल 1 को, अभी हाल ही में हुआ है। तो हम ये रिकॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एम्स अपने क्वेश्चन रिलीज़ नहीं करता और ये रिकॉल स्टूडेंट्स द्वारा किए गए क्वेश्चंस ही हैं सारे। तो चलिए हम इसको अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा था वो रहा था कि कॉमन क्वेश्चंस थे 30 और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे 40। सो 30 क्वेश्चंस हर एक के लिए कॉमन थे, एप्टीट्यूड वाले और एप्टीट्यूड जीके बेस्ड और मेंटल एबिलिटीज़ वगैरह। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 40 जिसने फिजियोलॉजी में पीएचडी करनी है उसके लिए फिजियोलॉजी स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, जिसको फार्मा में करनी है उसके लिए फार्मा वाले क्वेश्चंस। तो इस टाइप से क्वेश्चंस रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विच कंट्री इज इंडिया बोरोड G20 प्रेसिडेंसी। काफ़ी प्रचार हुआ था G20 प्रेसिडेंसी का, न्यूज़ में भी काफ़ी रहा। तो हमने ये G20 प्रेसिडेंसी लिया इंडोनेशिया कंट्री से। सो G20 है क्या? 19 कंट्रीज़ एंड EU का ग्रुप है। 1999 में शुरुआत हुई थी। ये लोग डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकॉनमी के बारे में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो होता क्या है कि हर ईयर कोई ना कोई कंट्री प्रेसिडेंसी एज्यूम करती है। इसमें टोटल 5 ग्रुप्स हैं। तो ऐसा होता है कि एक ग्रुप में से एक ही कंट्री करेगी एक बार, उसके लिए फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अगला ग्रुप ऑफ कंट्री चूज़ किया जाता है। इस बार जैसे इंडोनेशिया ने किया 2022 में, यहाँ पे देखिए। तो 2023 में ग्रुप 5 का कोई कंट्री नहीं करेगा, कोई और ग्रुप का कंट्री करेगा। जैसे इंडिया ने 2023 करेगी, 2024 भी डिसाइड हो चुका है, ब्राज़ील करेगी, 2025 भी डिसाइड हो चुका है, साउथ अफ्रीका करेगी। और ये G20 कब से कब तक करती है कंट्री? 1 दिसंबर से लेकर 30th ऑफ नवंबर तक। और लीडर्स वही रहते हैं कंट्री के प्रेसिडेंट या पीएम इन ग्रुप्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आया था कि कैंडिडेट का सिनोनियम क्या है। तो कैंडिडेट का सिनोनियम फ्रैंक है। ये कैंडिड मतलब इनफॉर्मल, क्वाइट इनफॉर्मल पिक्स लेते हैं हम। कैंडिड पिक्स माने कि इनफॉर्मल पिक्स। तो कैंडिड मतलब क्वाइट फ्रैंक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ फुली रोबोटिक क्लीनिंग ऑफ मैन होल्स। तो फुली रोबोटिक क्लीनिंग ऑफ मैन होल्स केरला स्टेट ने किया है ये। तो चलिए सीवेज क्लीनिंग में काम आने वाला इस रोबोट का नाम है बंदीकोट। और ये केरला की बेस्ड कंपनी है जेन रोबोटिक्स, उसने बनाया है, तैयार किया है। और इसको अवार्ड वगैरह भी मिल चुके हैं स्टार्टअप के अंदर। तो ये केरला के अलावा बाकी स्टेट्स में भी जा चुका है, पर फुल्ली फंक्शनल केरला में ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HD3385। सो ये वैरायटी का क्वेश्चन आया था कि वैरायटी किस चीज़ की वैरायटी है। तो आईकार, इंडियन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये दिल्ली बेस्ड रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये वीट की एक वैरायटी है। सो हाई यील्डिंग वीट वैरायटी है जो नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया था कि रिलिंक्विश का एंटोनियम क्या है। तो रिलिंक्विश का मतलब है, ये इसका ओरिजिन देखते हैं तो री प्लस लिंकर टू लीव, तो छोड़ जाना, तो टू लीव। तो इसका एंटोनियम रहेगा टू पोजेस, तो मतलब टू कीप, टू पोजेस। तो दिस इज द एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आया था कि ए पर्सन है ए हु इज सन इन लॉ ऑफ बी इज ऑल्सो ब्रदर इन लॉ ऑफ सी एंड सी इज द सन ऑफ डी, टेल हाउ सी इज रिलेटेड टू बी। तो इन क्वेश्चंस में बेटर रहता है कि हम फैमिली ट्री वगैरह बना ले। तो फैमिली ट्री बायो के बच्चों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि फैमिली ट्री में क्या करते हैं, फादर, मदर और ये सन एंड डॉटर। तो ये फादर मदर अगर इनकी ये मैरिज शो करता है और ये नीचे वाले बच्चे ऑर्डर में कि बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है। तो ऐसे हम देखते हैं कि ए हुई सन इन लॉ ऑफ बी। तो ए सन इन लॉ ऑफ बी है। तो ए मतलब कि दामाद हो गया, तो बी का। तो ये फीमेल है तो इसको बी मान लेते हैं। तो ये दामाद बोले तो कि इसकी बेटी का पति, तो ये बेटी है इसकी, इसका पति ए। अब रखा कि ए इज़ ऑल्सो द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी। तो सी का जीजा है ए, तो मतलब कि ये तो सी हो गया, इसकी बहन का पति। सी इज़ द सन ऑफ डी, तो सी अब सन डी का सन है, तो सन
ये भी हो सकता है। अब बी और डी इंटरचेंज कर सकते हैं, डी मतलब डी फादर भी हो सकता है, डी मदर भी हो सकता है। अब दे आर आस्किंग कि टेल हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, सी का बी से रिलेशन क्या है। तो सी इज़ द सन ऑफ बी, बी आइदर कैन बी मदर और फादर, तो ये क्वेश्चन सन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। सो इट बिलोंग्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो ये अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। अब मिनिस्ट्री इसको हर महीने करेगी फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स, जून ऑफ 2022। तो ऐसा है कि इसमें कंपनीज आएंगी बहुत सारी, और इसमें यूथ भी जाएंगे और अपने को अप्रेंटिस का उन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी की 5 to 12 ग्रेड पास सर्टिफिकेट्स, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, IT डिप्लोमा और ग्रेजुएट डिग्री कैन अप्लाई फॉर इंटरव्यू अक्रॉस दिस ट्रेड्स। सो इनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अप्रेंटिसशिप करने की। तो ये है मैथ्स एबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें इनमें रहता है कि पैटर्न देखो, तो पैटर्न देखो, सबसे पहले डिफरेंस देखो क्या आ रहा है। तो इसमें डिफरेंस है 2 का, इसमें डिफरेंस है 4 का, इसमें डिफरेंस है 8 का, इसमें डिफरेंस है 16 का, और इसमें डिफरेंस है 32 का। तो नेक्स्ट में लग रहा है कि डिफरेंस 64 का ही होना चाहिए, तो 144 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन है कि ये रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन है कि डिज़ाइन ऑफ स्टडी। तो बायोस्टैट रिसर्च, इसमें था एक स्टडी वाज कंडक्टेड टू असेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक रिकरेंस। स्ट्रोक इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन, जैसे दिल में हार्ट अटैक बोलते हैं तो ब्रेन का अटैक को स्ट्रोक बोलते हैं। द सब्जेक्ट इंक्लूडेड पीपल हु हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस स्ट्रोक इन द पास्ट। द स्टडी लास्टेड फॉर 7 years, during which some experienced the stroke again and some didn't. How would you classify the people who didn't experience stroke during the period of 7 years? So हम ऐसे चलते हैं कि मान लो 200 लोग लिए इन्होंने स्टडी में जिनको स्ट्रोक आ चुका था, ठीक है, एक बार ये स्ट्रोक इनको आ चुका था। अब इनको स्टडी किया गया 7 साल तक के लिए कि इनमें क्या किन कारणों से स्ट्रोक वापस आ सकता है। तो फिर इनको देखा गया कि स्ट्रोक कब आता है। जब फॉलोअप किया गया तो ऐसा हुआ कि 150 पेशेंट्स में स्ट्रोक वापस आया, बट 50 पेशेंट में स्ट्रोक नहीं हुआ। ये बात है 7 साल की, मतलब 7 साल के अंदर 150 पेशेंट्स में ही स्ट्रोक आया, बाकी के 50 पेशेंट्स में नहीं आया। तो ये बात करें उन 50 पेशेंट्स को हम क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे राइट सेंसर्ड। ऐसा क्यों, ऐसा चलो ग्राफ लेते हैं। ग्राफ में ऐसा हो कि टाइम पीरियड 7 साल का है और ये 0 टाइम पीरियड है कि हमने शुरू किया स्टडी, ठीक है। अब पेशेंट आए हमारे पास, एक पेशेंट को यहाँ स्ट्रोक हो गया, यहाँ स्ट्रोक हो गया, यहाँ स्ट्रोक हो गया, यहाँ स्ट्रोक हो गया। अब 7 साल का टाइम ख़त्म हो गया। अब बाद में स्ट्रोक होता है नहीं होता है हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने स्टडी ही 7 साल की है। तो इन पेशेंट्स राइट ऑफ द ग्राफ में लाई करते हैं, तो राइट सेंसर्ड। अब लेफ्ट सेंसर्ड क्या होता है कि मान लो कि एक पेशेंट को स्ट्रोक हुआ था, सबको पेशेंट को स्ट्रोक हो चुका ऑलरेडी, बट जब हमने उसको कांटेक्ट किया, यानी कि वी कांटेक्टेड एट द टाइम 0, उनको वापस स्ट्रोक हो चुका था। लाइक उनको स्ट्रोक हो गया था, मतलब कि यहाँ पे उनको स्ट्रोक हो चुका है, हमने कांटेक्ट किया इस टाइम पे, लाइक हम मिस कर गए कांटेक्ट, उनको थोड़ा पहले करना चाहिए था। तो एक ग्राफ किस तरफ लाइक करते तो लेफ्ट सेंसर्ड। तो स्टडी शुरू होने से पहले, लाइक हमें हमारे कांटेक्ट करने से पहले उन्हें स्ट्रोक हो चुका है दूसरी बार, तो उनको फिर लेफ्ट सेंसर्ड बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राइट सेंसर्ड। और एक था और सेंसर क्या होता है हमारे पास, इंफॉर्मेटिव सेंसर और नॉन इंफॉर्मेटिव सेंसर। इंफॉर्मेटिव सेंसर होता है कि 200 पेशेंट्स में से 50 पेशेंट्स की डेथ हो गई किसी कारणवश, जैसे कैंसर हो गया होगा या कुछ और रीज़न, तो ये इंफॉर्मेटिव सेंसरिंग में आएंगे, क्योंकि हमें पता है इनके बारे में कि इनको क्या हुआ। नॉन इंफॉर्मेटिव सेंसरिंग होता है कि लॉस्ट टू फॉलोअप, हम इन्हें फॉलोअप नहीं कर पाए। वी कुडंट कॉन्टैक्ट दिस पेशेंट आफ्टर रिक्रूटिंग दैम। हमने उन्हें रिक्रूट तो किया था स्टडी में कि आओ स्टडी में शामिल हो, बट हम उनको बाद में फॉलोअप नहीं कर पाए, उनका फ़ोन नहीं मिला, वो ट्रांसफ़र कर गए किसी और सिटी वगैरह में। तो इनको नॉन इंफॉर्मेटिव सेंसरिंग, हमें कुछ नहीं पता उन पेशेंट्स का हुआ क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंफाउंडिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो सबसे पहले कंफाउंडिंग क्या है। कंफाउंडिंग बड़ा ही लाजवाब कंसेप्ट है। जैसे कंफाउंडिंग एग्जाम्पल लेते हैं, ईसोफेजियल कैंसर, या कोई कैंसर ले लो, या कोई कैंसर ले लिया कि लेट्स से कि लंग कैंसर का ले लिया, ठीक है।
अब देखा गया कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, तो स्मोकर्स में लंग कैंसर की काफ़ी हाई है, मतलब 200 में से 150 लोगों को लंग कैंसर, इसमें सिर्फ 50 से 200 को है। बट ऐसा भी हो सकता है कि, तो ठीक है, तो हमें ये साफ पता है क्योंकि इस पर स्टडी हो चुकी है, इसलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इसोफेजियल कैंसर का। इसोफेजियल कैंसर में क्या हो रहा है कि स्मोकर में आ रहा है इंसिडेंस 100/200 का, नॉन स्मोकर में आ रहा है 50/200 का। इसका मतलब कि स्मोकर्स में ज़्यादा है, नॉन स्मोकर्स में कम है। बट ऐसा भी हो सकता है कि सिगरेट नहीं करती हो इसोफेजियल कैंसर, मे बी अल्कोहल करती हो। और ये है कि ये जितने भी हमने स्मोकर्स लिए वो सब अल्कोहल का यूज़ करते हैं, मोस्टली अल्कोहल का यूज़ करते हैं। बट नॉन स्मोकर्स में टेंडेंसी है कि वो अल्कोहल का यूज़ कम करते हैं। जब कोई सुट्टा पीने गया तो दारू भी साथ पी रहा है, तो दारू वाले सुट्टा नहीं पीते, दारू वाले सारे सुट्टा पी भी लेते हैं। तो ऐसा सा है। तो वही है कि अल्कोहल इज़ ए कंफाउंडिंग फैक्टर हेयर, कि अल्कोहल इस स्टडी को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है कि हमें अच्छे से पता नहीं लग पा रहा कि क्या रिलेशन किसका है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए कि अल्कोहल कर रही है या स्मोकिंग कर रहा है, क्योंकि नॉन स्मोकर के पास नॉन स्मोकर्स अल्कोहल कम यूज़ करते हैं और स्मोकर्स अल्कोहल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मेथड्स हैं कि एक तो होता है रैंडमाइजेशन। टू टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, डिज़ाइन के बेस पे और एनालिसिस के बेस पे। डिज़ाइन माने कि स्टडी ही हम ऐसे बना रहे हैं कि हमारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स वहीं एलिमिनेट हो जाए। तो रैंडमाइजेशन में क्या होता है कि हम रैंडमली किसी भी इंसान को ले लेते हैं, किसी भी पॉपुलेशन को ले लेते हैं, ताकि सारे फैक्टर्स कंसिडर हो जाएं। कि हमने स्मोकर भी ले लिया जो अल्कोहल यूज़ करता है और जो अल्कोहल ना यूज़ करता हो, हमने नॉन स्मोकर ले लिया जो अल्कोहल यूज़ करता है और एक अल्कोहल ना यूज़ करता। तो रैंडमली इतने सारे सैंपल लेंगे कि हर प्रकार का बंदा हमारे पास आ गया है। तो इसमें ऐसा होता है कि जो हमें कंफाउंडर्स नहीं पता है, जैसे हमें तो अल्कोहल पता था, अगर हमें कोई और चीज़ इसके बारे में हमें नहीं पता है, जैसे कि गरम गरम खाना खाना या स्पाइसी खाना खाना, तो इसमें वो भी सारे फैक्टर्स कंट्रोल हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है कि रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन मतलब कि रेस्ट्रिक्ट कर देना उस चीज़ को, कि हम ऐसा है कि जैसे अब पता है कि कैंसर ज़्यादा बूढ़े होने पे हो जाता है, तो हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे स्टडी कि हम सैंपल लेंगे जिसमें एज होगी 30 to 40 ओनली। हम बूढ़े लोगों को लेंगे ही नहीं, ताकि हमें पता लगे कि यंग पीपल में क्या रीज़न से हो रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जैसे कि अब देखना है कि रेस्ट्रिक्शन की मेल्स में एक चीज़ देखनी है, तो फिर हम मेल्स वाली पॉपुलेशन को ही लेंगे। मैचिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक केस है, मैचिंग में ऐसा होता है कि हम वही मैच कर पाते हैं जो हमें पता हो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हमने एक स्मोकर उठाया और फिर एक नॉन स्मोकर उठाया, तो हम वो स्मोकर उठाएंगे जो अल्कोहल नहीं पीता है और नॉन स्मोकर जो नॉन अल्कोहलिक है। तो हम सारे फैक्टर सेम करेंगे कि सेम एज कर देंगे 20 to 25, इसकी भी 20 to 25, ऑक्यूपेशन भी ऐसा करेंगे ताकि सेम लेवल ऑफ स्ट्रेस हो। हम सारे फैक्टर सिमिलर रखेंगे, मैच कर देंगे एक्सेप्ट फॉर वन जो हमें लग रहा है कि दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अब सर्टिफिकेशन क्या होता है, ये एनालिसिस का पार्ट होता है कि, और मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी एनालिसिस का पार्ट होता है। इससे भी हम कंफाउंडिंग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। सर्टिफिकेशन में रहता है कि हम ग्रुप को सर्टिफाई कर दें कि हाँ, कि जैसे एज वाले ग्रुप हैं उनको बांट दिया कि हाँ ये 20 to 25, 30 to 35, तो इस बेस पे कि मल्टीपल स्ट्रेटा कर दिए। तो इसमें कंफाउंडिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन दे रखा है, और पहले स्टैंडर्डाइजेशन, अभी भी स्टैंडर्डाइजेशन को यूज़ करते हैं टू कंट्रोल कंफाउंडिंग। कंट्रोल नहीं, बस हमें पता लग जाता है ऑब्वियस कि क्या डाटा शो हो रहा है। तो ये क्वेश्चन या तो उसमें बोनस मार्क्स में जाएगा या इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी दे रखा है। अगर आपको टिक लगाना तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा। What kind of distribution does it represent if daily cases of head injuries are presenting to trauma emergency? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब कोई डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी हो और रेयर इवेंट, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी रेयर इवेंट, ट्रॉमा हेड इंजरीज के केसेस आना ट्रॉमा इमरजेंसी में रेयर है, कम आते हैं, और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, कोई इनका लिंक नहीं है एक दूसरे से कि कब ज़्यादा कभी कम,
कोई है नहीं, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से बढ़िया बेटर रहता है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें वन पैरामीटर ही होता है लैम्डा। व्हेन शुड वी यूज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? जब रैंडम है इवेंट्स और इंडिपेंडेंट है, जैसे कल आज के हेट्रोमा का कोई केसेस इमरजेंसी में आने का कोई ताल्लुकात नहीं है कि कल कितने लोग आए, तो इसलिए यूनिफॉर्म नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म में ऐसा रहता है, नॉर्मल में ऐसा रहता है कि हाँ कि ऐसे आया ग्राफ कि यहाँ ज़्यादा आएंगे, यहाँ कम आएंगे, यहाँ ऐसा आएंगे, तो ऐसा नहीं है। और स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन तो सैम्पल के लिए है, तो इससे इसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्टील है जो फैक्ट्री से कैसे रिलेटेड है। तो स्टील है वो फैक्ट्री में बनता है, तो वीट कहाँ बनता है? वीट फील्ड में बनता है। अब ये नेक्स्ट ब्रेन टीजर था कि इसके ऑप्शंस ये थे 5, 6, 8, 10। तो पैटर्न ढूंढना पड़ता है। पैटर्न क्या आ रहा है? पैटर्न एक ये आ रहा है कि 9 - 2 7, तो 7 - 2 5 भी हो सकता है। अब यह है कि 31 से 10 -21, 21 से 10 माइनस किए 11, बट यहाँ पे 52 8 माइनस हुआ, बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, ऐसा पैटर्न नहीं चलेगा। अब कुछ और करके देखते हैं, दोनों का प्लस करके देखते हैं। ये 81 हो गया, ये 63 हो गया, ये 54 हो गया। तो देखें तो 9 से डिवाइड करके 9 आ रहा है, इससे 7 से डिवाइड किया तो नीचे लिखा तो 9 आ गया। तो इसमें भी 9 करके देखें तो 6 से डिवाइड करके 9 आ जाएगा, तो 6 इसका आंसर है। तो बस पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना मुश्किल रहता है, बट तुम थोड़ा देखोगे आसपास तो कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो लास्ट में करो इन क्वेश्चंस को, और सारा टाइम उसे यूटिलाइज करो पैटर्न ढूंढने में, एक बार स्किप कर दो। अब इसमें पूछा था कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर बिलो इन द फिगर। ऑप्शंस थे 14, 13, 12, 10। तो बेटर रहता है कि सबसे ट्राई टू फाइंड आउट की लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, जो 14 हमें दिया गया है तो हम 14 ढूंढ पाएँ। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 तो हो ही गए। अब एक 11, एक 12, एक 13 हो गए। अब एक और ढूंढना है, तो एक और मिल जाएगा गाइज। ये देखो एक और स्क्वायर हो गया, तो कोई भी स्क्वायर हो गया, टोटल हमारे पास 14 स्क्वायर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की कैलकुलेट द सैम्पल साइज नीडेड फॉर ए कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% एंड एरर ऑफ 5%। तो सैम्पल साइज का फॉर्मूला रहता है ये वाला। जब हम ये फॉर्मूला तब कंसीडर करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन साइज नहीं दिया, तो हम पॉपुलेशन को मान लें इनफाइनाइट, और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि जो हमें जी की वैल्यू पुट करनी है 1.96 करनी है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का कि अगर हम 100 सैंपल लेते हैं और उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, तो 95% प्रोबेबिलिटी है, 95% प्रोबेबिलिटी है कि जो 100 मीन्स आएंगे उनमें से जो एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन है वो लाई करेगा इन 95 मीन्स के अंदर ही। तो ये मतलब है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। थोड़ा ट्रिकी है, टेक्सचुअल डेफिनेशन देख लेना। तो अब हमने फॉर्मूला पुट कर दिया 1.96 का यहाँ पे। अब पी पूछा है, पी इज काइंड ऑफ प्रेवलेंस। अगर प्रेवलेंस नहीं दी गई है तो पुट 0.5। प्रेवलेंस माने कि कितना एक डिजीज़ का पॉपुलेशन में प्रेवलेंस है कि आउट ऑफ 100 हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय दैट डिजीज़। तो हो रहा है, तो हम 0.5 पुट करेंगे, 1 - 0.5, और ये हमें मार्जिन ऑफ एरर 5% दिया, तो एरर नीचे जाता है 0.05 का स्क्वायर, तो ये 384.16 आता है। तो हम कभी भी इसको सैम्पल साइज को डेसिमल में नहीं लेते, हमेशा आगे राउंड ऑफ करते हैं टू द नेक्स्ट इंटीजर। तो 385 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइट स्प्लिट हो रही है डिफरेंट कलर्स में प्रिज्म से पास करने के बाद, तो ये क्या है? डिफ्रैक्शन होता है लाइट का, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है कि यहाँ से ये स्लिट बनाई ऐसे, तो यहाँ से लाइट को, तो यहाँ से डिफ्रैक्शन हो रहा है,
ये तो डिफ्रैक्शन हो गया। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है कि जो हम उसमें देखते हैं कि वाई स्काई इज ब्लू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्काई इसलिए ब्लू है क्योंकि डिस्पर्ज हो रही एक मोलिक्यूल्स है, लाइट आई और स्कैटर हो गई हर डायरेक्शन में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो शीशे वाला कि शीशे पे लाइट पड़ी और ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गई। तो डिस्पर्जन इज द फैक्ट कि डिस्पर्जन है कि लाइट अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाना, डिस्पर्स हो जाना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ कि ये ग्लास का स्लैब है, लाइट पास की इससे और फिर इसमें ऐसे पास करने लगी तो रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। फिल इन द गैप, आई सॉ डैश ऑफ काउस। तो काउस के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, तो हर्ड इज आंसर। स्वाम होता है लोकस्ट का, बीज का। फ्लोक होता है शिप्स का, और फ्लोक में भी हो सकता है गीज के ग्रुप को भी फ्लोक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था। तो जो एथिकल कमेटी होती है रिसर्च की इज मेड फॉर द बेनिफिट्स एंड सेफ्टी ऑफ पेशेंट एंड डॉक्टर्स। तो हाँ, बात सही है कि बेनिफिट्स और सेफ्टी के लिए बना है। और एथिकल कमेटी ऑफन इट्स इम्पेडिमेंट ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड रिसर्च। इम्पेडिमेंट मीन्स ब्लॉकेज। तो हाँ, ये भी बात थोड़ी बहुत तक सही है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो बोथ आर ट्रू एंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों एक्सप्लेनेशन तो नहीं लगती है बट बहुत चीज़ें ठीक है। बेनिफिट्स एंड सेफ्टी के लिए बना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे एडवांसमेंट नहीं हो पाती क्योंकि एथिक्स के खिलाफ जाती हैं चीज़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि 6B25 में क्या रिप्लेस करना है। तो सिंपल, तुम हर एक को रिप्लेस करके देखो, जो आंसर आ जाए वो ठीक होगा। सबसे पहले इसको करते हैं, तो ये डिवाइड हो गया तो 3 इज द आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक स्टॉक ऑफ ग्रेन विल लास्ट फॉर 25 डेज फॉर 116 इंडिविजुअल्स, बट 100 of them left the place after 21 days. Now the remaining stock will last for how many days for the remaining individuals? तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से कि ये अब ऐसा है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम दिन खाना चलेगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो 116 लोगों के लिए इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया खाना 25 दिन का। ठीक है। अब अगर यहाँ लोग बढ़ते हैं तो दिन कम हो जाएंगे, अगर दिन बढ़ते हैं तो कम लोगों के लिए खाना होगा। अब इसमें हुआ क्या कि 100 लोग चले गए, अब 16 लोग रह गए आफ्टर 21 डेज। तो जो खाना बचा है अब 4 दिन के लिए बचा है 16 लोगों के लिए। ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि नाउ द रिमेनिंग स्टॉक विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज फॉर द रिमेनिंग इंडिविजुअल। तो अब खाना जो बच गया है हमारे पास कहाँ लास्ट करेगा। तो इसका तो आ जाएगा 116 इज इक्वल टू K/25। अब जो लोग रह गए हैं 16, अब 16 लोगों के लिए भी सेम खाना है, इज इक्वल टू K/,
तो दोस्तों ऐसा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 116 लोगों के लिए 25 दिन का खाना चलेगा। तो ऐसा है कि अगर लोग बढ़ते हैं तो दिन कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो उसके लिए हम ये वाला पैटर्न यूज़ करते हैं मैथ्स में, इन्वर्स रिलेशनशिप 116 इज इक्वल टू k/25। तो अब हुआ ये है कि 100 लोग चले गए, हम लोग रह गए हैं 16, तो दिन तो बढ़ने चाहिए। तो दिन अब बढ़ के कितने हो जाएंगे? हमें नहीं पता दिन कितने हो जाएंगे, तो हम उसको वाई कर देते हैं। अब ये था कि वो वाला खाना है वो 116 लोगों के लिए 5 दिन का था, 4 दिन के लिए बचा था क्योंकि 21 के बाद छोड़ के गए। तो 116 लोगों के लिए जो खाना है वो चलेगा 4 दिन, ठीक है, अगर वो लोग होते। बट उसमें से लोग चले गए, तो वो खाना बचा है 16 लोगों के लिए, हमें नहीं पता कितने दिन चलेगा। तो इक्वेशन सिमिलर हो गई। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो k से k कैंसिल हो जाएगा और y/4। तो आंसर आ गया 29 दिन के लिए खाना चलेगा जो बचा हुआ है। अब ये क्वेश्चन सिंपल ही सा था कि 1 man कैन मेक 10 टॉयज इन 1 डे, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू मेक 200 टॉयज बाय 10 मैन। तो 10 लोग बना लेंगे 100 टॉयज पर डे, तो 2000 डिवाइड बाय 100, तो 20 इज द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए विलेज विद द पॉपुलेशन ऑफ 50,000 ग्रोज विद एन एनुअल रेट ऑफ 4%, व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 2 years। तो सिंपल से तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पहले साल में कितना 4% बढ़ेगा, यानी 50 का 4 हो गया 2%, 2000, तो 2000 की पॉपुलेशन हो गई। अब इसका 4% और करोगे तो आएगा 2080, तो टोटल हो गया 2000 प्लस 2080, तो 5480 पॉपुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेमडेसिविर वाज द फर्स्ट ड्रग टू बी अप्रूव्ड फॉर कोविड-19। इट वाज ऑब्जर्व्ड इन द ट्रायल दैट 1200 आउट ऑफ 2500 पीपल बेनिफिटेड आफ्टर टेकिंग रेमडेसिविर। तो इसमें पूछा है कि इफ ए कोविड-19 पेशेंट कम्स टू ए फिजिशियन देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम और हर गेटिंग बेटर ऑन दिस ड्रग। तो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी यही है, तो 25 into 12, तो 0.058 सिंपल डिवाइड करने पे इतनी प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट ठीक होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो ए फिजिशियन डूइंग ओपन कोलेस्टेक्टोमी हैड मीन टाइम ऑफ, इसमें था कि ओपन कोलेस्टेक्टोमी की गोल ब्लैडर को रिमूव किया जा रहा है, तो इतना टाइम लग रहा है 272 मिनट्स फॉर 3 सर्जरीज विद वेरिएंस ऑफ 0, कि वेरिएंस 0 क्योंकि तीनों में सेम टाइम लग ही रहा है, साफ ही दिख रहा है। तो फोर्थ ऑपरेशन टुक 252 मिनट्स। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहला 272 मिनट्स, दूसरा 272 मिनट्स, तीसरा 272, तो 252। तो इसका मीन आ जाएगा अराउंड 267 या 8। इसका मीन आएगा 260, इसका मीन निकालते हैं, इसका मीन 268 आएगा। मीन देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2 2 2 2 4 5 6 7 8
7 7 7 7 7 से 21 6 26 1 2 3 4 5 6 7 10 4 2 is 8 26 4 6 is 24 इसमें थोड़ी दिक्कत है, शायद इतना मीन नहीं आना चाहिए, इसका मीन अराउंड 268 आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और एक डॉक्टर कर रहा है ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी। तो ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी मीन्स कि गोल ब्लैडर का रिमूव कर रहा है बिना सीधा चीरा लगाए पेट पर। तो उसका जो पहले 3 ऑपरेशन का मेन टाइम था 272 विद वेरिएंस ऑफ 0। इसका मतलब कि हर एक सर्जरी सेम की थी, सेम फॉर 3 मिनट्स थी। अ फोर्थ ऑपरेशन टुक 252 मिनट्स। तो अब इनका हम मीन निकालेंगे, इनका मीन आएगा 267। अब इनका हर एक का वेरिएशन निकालेंगे तो इसमें आएगा वेरिएशन 4, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 5 और इसमें आएगा 15। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है कि जो वेरिएशन आ रहा है उसका स्क्वायर करो, उनको सबको प्लस कर दो और n-1 से डिवाइड कर दो, फिर उनका रूट कर दो। तो सबका प्लस करने पर 25 25 25 प्लस 15 इंटू 15 225। अब इनको ऐड करो, $300। तो 300 के अराउंड अब इसको डिवाइड करें n-1। अब यहाँ पे हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर अब n-1 लेते हैं तो अगर सैम्पल हो, अगर इन्होंने सैम्पल नहीं दे रखा, सीधा ओपन पूरा पॉपुलेशन दे रखा है, मतलब कि पूरा यही है, कोई सैम्पल नहीं है, पूरा रिसर्च ये था, तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने पे आएगा 28 20 50। तो ये 75 का रूट 9 के आसपास बैठता है, तो इसका आंसर 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट। सर्कल और आर्क, टीवी स्क्रीन, बुक कवर, लैपटॉप चार्जर। तो इसमें यह है कि सर्कल का पार्ट है आर्क, टीवी का पार्ट है स्क्रीन, बुक का पार्ट है कवर। तो पर लैपटॉप का पार्ट नहीं होता चार्जर, वो उसकी एसेसरी होती है। जैसे अगर यहाँ पे मोबाइल होता चार्जर, टीवी का होता कि बुक का होता कि बुक मार्क, जो उसका पार्ट नहीं होता। तो ये ऑड वन आउट लैपटॉप चार्जर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रीमा है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की ड्रेस पहनती है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, पर्पल, ऑन डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। शी वियर ब्राउन ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को ब्राउन पहनती है। डजंट वियर रेड एंड पर्पल ऑन मंडे एंड थर्सडे।
तो मंडे और थर्सडे, मंडे और यहाँ फ्राइडे होना चाहिए। तो मंडे और थर्सडे फ्राइडे को वो रेड एंड पर्पल नहीं पहनते। रेड कैंसिल, पर्पल कैंसिल, रेड कैंसिल, पर्पल कैंसिल। तो क्या बचा और? ग्रीन, येलो या ब्राउन? ग्रीन, येलो या पर्पल? तो ग्रीन, येलो, पर्पल, ग्रीन, येलो, पर्पल। She wears red dresses on the next day after wearing yellow. तो रेड वो पहन सकती है या तो ट्यूसडे को या थर्सडे को, बट येलो यहाँ भी पहन सकती है। बट रेड वो फ्राइडे और मंडे को नहीं पहन सकती। तो फ्राइडे और मंडे को रेड नहीं पहन सकती, तो रेड पहनेगी वो या तो ट्यूसडे को या थर्सडे को, बट वो रेड तभी पहनती है येलो पहनने के बाद। तो यानी येलो वो मंडे को ही पहन सकती है, यही कॉम्बिनेशन बचता है। तो उसने येलो मंडे को पहना, तो रेड यहाँ पहना। सो पूछें कि ये थर्सडे को क्या पहन सकते हैं। थर्सडे को फिर वो पहन सकती है पर्पल, और या पहन सकती है येलो। तो क्वेश्चन में एक और हिंट दिया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग थर्सडे को उसका पर्पल कलर आ रहा था, तो शायद क्वेश्चन में मिसिंग होगा ये, पूरा अच्छे से क्वेश्चन ग्रास्प नहीं हुआ रिकॉल से। तो इसका आंसर पर्पल था, वरना अगर बेटर क्वेश्चन तुम्हें पता है कि इसका क्या था तो आप रिप्लाई कर सकते हो कमेंट्स में। सो थैंक्स गाइस कि रिप्लाई करना कि अगर कोई चेंजेस हो इसके अंदर किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट्स में रिप्लाई कर देना। थैंक्स फॉर द टाइम। तो कमेंट्स में रिप्लाई कर देना, या आपको लिंक भी मैं पेस्ट कर दूंगा एक उसका गूगल फॉर्म का, जिसमें क्वेश्चंस होंगे तो तुम खुद भी क्वेश्चन देख सकते हो। सो शेयर करना ये वीडियो।